A very good afternoon to all of you. Good afternoon. Very good afternoon. तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है, आ जाओ सभी लोग, एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लेते हैं कि ठीक है या नहीं है। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, ठीक है सब। चलिए, बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आपकी जो क्लास होती है ये होती है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, आरएसी की। ठीक है, और मॉर्निंग वाली जो क्लास होती है वो होती है आपकी वेल्डर की। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो बच्चे, सबसे पहले हमने बात की थी कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। ठीक है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है। एयर कंडीशनिंग में हम बात करते हैं साइकोमेट्री की। ठीक है, जो आगे जाकर हम जानेंगे कि साइकोमेट्री क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन में कैल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा हमारे पास होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट से हमने जाना हीट इंजन क्या होता है। ठीक है, और कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, यानी कि जितनी इंजन को हम हीट दे रहे होंगे, जितनी हम उष्मा उसे दे रहे होंगे, वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्ट होता है जो कि आपका एम्बियंट में चला जाता है। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हो बच्चे। सर्दियों के टाइम में तो इतना फील नहीं होगा, ठीक है, लेकिन गर्मी में आप किसी बस के पास अगर जाओगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है, अगर आप उसके बैक साइड पर खड़े होंगे तो साइलेंसर से बहुत ज्यादा हीट निकल कर आती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली एम्बियंट में जा रही है, डायरेक्टली वातावरण में जा रही है, जो कि एनर्जी का वेस्ट है। ठीक है, चलिए फिर बच्चे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिला, हमें मिला हीट पंप। ठीक है, इंजन की एफिशिएंसी हो गई। फिर हमें मिला हीट पंप। ठीक है, तो क्लोसियस ने क्या कहा, क्लोसियस ने कहा कि एनर्जी जो फ्लो करती है या हीट जो फ्लो करती है वो हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करती है। ठीक है, उष्मा का जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर टू लोअर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें उष्मा को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कराना है, ठीक है, इसे लेकर जाना है, तो उस केस में अलग से हमें यहाँ पर कुछ वर्क इनपुट देना पड़ता है। तो उसी से बात आती है हीट पंप की और रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, रेफ्रिजरेटर किसी जगह को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अगर हम हीट पंप की बात करते हैं तो किसी जगह को गर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हीट पंप का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हीट पंप क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है। सीओपी को और क्या हम बोलते हैं, इसे बोला जाता है ईपीआर यानी कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था, सीओपी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बेसिक है सब्जेक्ट का वो थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज जितनी अच्छे से हमें होगी उतने ही अच्छे से हम चीजों को समझ पाएंगे और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बताया कि जहां पर हम एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इसे हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें सिस्टम का पता होना चाहिए। सिस्टम होता है निकाय, यानी कि जिस भी पार्ट पर, जिस भी एरिया पर स्टडी की जाती है जो कि एयर अंडर द कंसिडरेशन होता है, इसे ही हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अलावा जो कुछ बचता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग में आपको बता चुका था। सिस्टम को हिंदी में निकाय, ठीक है, और सराउंडिंग को हिंदी में परिस्थान बोला जाता है। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स का यानी कि उष्मा गतिकी का
या उष्मा वेगिकी भी आपको कहीं कहीं पर लिखा दिखाई दे सकता है। उष्मा गतिकी या उष्मा वेगिकी का शून्य नियम क्या होता है? सबसे पहला ये फॉलर ने 1931 में दिया। क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी ए है, ठीक है, और एक बॉडी बी है, ठीक है, मान लिया मैं हो गया सी बॉडी, ठीक है, चलिए, तो बॉडी ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, ठीक है, इसी तरह जो बॉडी बी है इसका टेम्परेचर भी सी के बराबर है, ठीक है, तो बॉडी ए और बॉडी बी का टेम्परेचर क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, ठीक है, और इसे ही इसके द्वारा ही, इस लॉ के द्वारा ही थर्मोमीटर बनाए गए हैं, यानी कि जितना भी तापमान और तापमान मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं वो सारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है। चलिए फिर बच्चे मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसके समाप्त कर सकते हैं, इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ बदला जा सकता है। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे फ्यूल की हम बात करें तो फ्यूल के पास होती है केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा, और जब फ्यूल को, ईंधन को हम जला देते हैं तो यह रासायनिक ऊर्जा इसमें थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यह रासायनिक ऊर्जा थर्मल ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। चलिए तो इसे बाकी और हमने जूल्स लॉ कहा, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन होता है जो कि आपको याद रखना है, डेल क्यू, यानी कि चेंज इन हीट इज इक्वल टू डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल डब्ल्यू यानी कि चेंज इन वर्क, ठीक है। क्यू यहाँ पर हीट यानी कि उष्मा है, यू यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा है, और डब्ल्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्क है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइकिल की हम बात करते हैं, ठीक है, एक साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे बच्चा आपने डिस्प्लेसमेंट देखा होगा ना, विस्थापन, यानी कि एक पॉइंट से फिर से घूमकर दूसरे पॉइंट पर हम आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाता है। इसी तरह अगर इंटरनल एनर्जी की हम बात करेंगे, बेसिकली यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, चेंज लिखा हुआ है डी यू, ठीक है, और यह चेंज क्या होगा? ये होगा U2 माइनस U1, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा में चेंज, ठीक है, या इंटरनल एनर्जी में चेंज, इंटरनल एनर्जी में चेंज। चलिए तो साइकिल में हम फिर से घूमकर एक पॉइंट से चले, फिर से घूमकर उसी पॉइंट पर आ गए हैं, ठीक है, यानी कि मान लिया मैंने कहा कि U1 U के इक्वल है, हम फिर से घूमकर उसी पॉइंट पर अगर आ गए हैं तो U2 भी किसके इक्वल हो जाएगा? यह भी U के इक्वल हो जाएगा, और यह चेंज क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो एक साइकिल के लिए, एक चक्र के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा 0 होता है, ठीक है। चलिए फिर बच्चे मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, कैल्विन का और क्लॉसियस का। कैल्विन हीट इंजन जो मैंने आपको बताया था, क्लॉसियस में हम बात करते हैं हीट पंप की और रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। तो ये सारी कहानी हमारी हो चुकी थी। फिर मैंने आपको बताया था थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, TER, यानी कि थर्मल ऊर्जा जलाशय क्या होता है। इसमें हम स्रोत की बात करते हैं, इसमें हम सिंक की बात करते हैं। सोर्स क्या होगा? जैसे सन, जो कि लगातार ऊर्जा देता जाएगा लेकिन इसके अपने तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसके अपने टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसे बोला जाता है सोर्स, ठीक है। वहीं अगर सिंक की हम बात करें, जो लगातार एनर्जी को एब्जॉर्ब करता जाएगा, लेता जाएगा, लेकिन इसका तापमान नहीं बढ़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर लगातार एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करता रहेगा तो इसे हम बोलते हैं सिंक, ठीक है। तो सोर्स हमारा हो गया, सिंक हमारा हो गया। फिर ये मैंने आपको कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बताया, ठीक है। क्लॉसियस स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका था क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि पंप की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज को डायरेक्ट हीट करते हैं तो उसमें ऊर्जा की बर्बादी करना होता है, ठीक है। वहीं अगर हम हीट पंप यूज करेंगे तो कम ऊर्जा देकर भी सेम इफेक्ट यानी कि सेम रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है, ठीक है। चलिए फिर बच्चे मैंने आपको बताया था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये स्टेटमेंट बस याद रखिएगा, बाकी यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। क्या कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है, यानी कि परम शून्य ताप पर, ठीक है, परम शून्य ताप पर
किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है यह जीरो होती है। यह स्टेटमेंट याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है, परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान पर, परम शून्य तापमान पर, ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी भी जीरो होती है, ठीक है, एंट्रोपी भी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है, एंट्रोपी शून्य होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा क्योंकि एंट्रोपी वगैरह आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी बीटेक लेवल पर जाकर बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट याद रखो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर यानी कि परम शून्य तापमान पर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो होती है, ठीक है। चलिए अब बच्चे बात आती है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए सभी बच्चे को पता होगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ये सभी लोग जानते होंगे कि डिग्री सेल्सियस हमारे पास जो है, ठीक है, तापमान जो हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस में, इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखें जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है, जितनी भी कैलकुलेशन की जाती हैं ये सभी केल्विन में की जाती हैं, ठीक है। क्या है बच्चे, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं ना, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में या इससे रिलेटेड जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे आईसी इंजन की हम बात करें या आरएसी की हम बात करें या पावर प्लांट की हम बात करें, तो जितनी भी कैलकुलेशन की जाती हैं वो सारी केल्विन में की जाती हैं, ठीक है। और केल्विन ही हमारा क्या होता है, केल्विन ही हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है, ठीक है, ठीक है, यही हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है। जितनी भी कैलकुलेशन हम करते हैं ये सभी केल्विन में की जाती हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में केल्विन नहीं करते हैं, ठीक है। तो मान लिया अगर हमारे पास कुछ डिग्री सेल्सियस में गिवन है, मान लिया मैंने कहा कि मेरे पास गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में हम ऐड कर देंगे 273.15, ठीक है, 15 ये ऐड कर दिया जाता है और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 273, यानी कि ये आपका हो जाएगा 300, ठीक है, 0.15 केल्विन, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी टेम्परेचर कोई भी तापमान डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो हम हमेशा इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सारी कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स में केल्विन में की जाती है, ठीक है। ऑल द कैलकुलेशन इन थर्मोडायनेमिक्स इज डन इन केल्विन, ठीक है, बिकॉज केल्विन इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अब देखिएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आमतौर पर ये 0.5 को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसके ऐड करने से कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम 27 में सिर्फ 273 ऐड कर लेते हैं यानी कि 300 केल्विन, ठीक है। अगर आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछता है, ठीक है, अगर आपसे कहता है कि डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें कितना ऐड करना होगा, तो 273.15 ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे, अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी है, तो उस टाइम पर 0.5 को हम छोड़ देते हैं। 0.5 को छोड़ने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर इसे भी रखकर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पर 0.5 को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो बच्चे मैं आपको बताने वाला था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताने वाला था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है यानी कि परम शून्य तापमान क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा
मैं आपको बताने वाला था क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि परम शून्य तापमान क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे जीरो केल्विन को, ठीक है, जीरो केल्विन को कहा जाता है, ठीक है, जीरो केल्विन को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि परम शून्य तापमान। ठीक है, जीरो केल्विन को कहा जाता है परम शून्य तापमान, यानी कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, सबसे कम तापमान नेगेटिव में जो जा सकता है, ठीक है, सबसे कम तापमान नेगेटिव में जो जा सकता है ये आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इससे ज्यादा कम तापमान हम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकली तो इतना भी पॉसिबल नहीं है, इस तापमान तक भी जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपसे फिर भी पूछता है कि नेगेटिव में तापमान की वैल्यू कम से कम कितनी जा सकती है, तो ये जा सकती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, क्या मैंने आपसे कहा कि अगर हम टेम्परेचर स्केल पर सबसे कम तापमान की बात करते हैं, मैंने कहा कि ये आपका हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस इस तरह से चल रहा है, ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस। अगर नेगेटिव में हम चले -1, ठीक है, इस तरह से जाते जाते -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह सबसे कम तापमान होता है। इससे कम तापमान पर हम कभी नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी कैलकुलेशन हमें करनी होती हैं ये सारी हमें केल्विन में करनी होती हैं। तो अगर मैं इसे केल्विन में बदलना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं इस तापमान को केल्विन में बदलना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, अगर मैं इस तापमान को केल्विन में बदलना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं इसमें 273.15 ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं इसमें 273.15 ऐड कर दूंगा। ठीक है, प्लस 273.15, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 273.15 और प्लस का 273.15 और दोनों को मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। तो मैं इसे बोल सकता हूँ -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। ठीक है, और अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 273.15 केल्विन। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर यानी कि परम शून्य तापमान पर जो एंट्रोपी होती है यह 0 होती है। बात आती है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, परम शून्य तापमान क्या होता है, तो 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि परम शून्य तापमान कहा जाता है। ठीक है, सबसे कम तापमान किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम तापमान किसी भी सब्सटेंस का पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो इतना भी जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं थ्योरेटिकली तो सबसे कम तापमान किसी भी सब्सटेंस का -273.15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक एक बार सभी लोग आ जाओ। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताइएगा, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। चलिए, तो ये जो वैल्यू है ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली नहीं है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे हीट की, यानी कि ऊष्मा क्या होती है। चलिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हीट हमें समझ में आ गई तो आगे जाकर बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर हीट की हम बात करें, हीट है क्या, सबसे पहले देख लेते हैं हीट है क्या। हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, क्या है, उष्मा ऊर्जा इंटरेक्शन का एक तरीका है
जो तापमान के अंतर के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल बात कि ये क्या होती है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि हीट होती क्या है। ठीक है, चलिए तो बच्चे हीट है क्या, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, एक उदाहरण से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो हीट को समझने के लिए मैंने क्या लिया, ठीक है, मैंने एक बर्तन लिया। ठीक है, और इस बर्तन में मैंने क्या रखा, इस बर्तन में मैंने पानी रख लिया। ठीक है, एक बर्तन मैंने लिया और इस बर्तन में मैंने क्या कर लिया, इस बर्तन में मैंने पानी भर लिया। चलो, इस तरह से एक बर्तन मैंने लिया और इसमें मैंने पानी यानी कि वाटर भर लिया है। ठीक है, ठीक है, चलिए पानी का जो मास है, ठीक है, इसका जो मास है ये कितना है, स्मॉल m, और ये मैंने कहा कि ये किलोग्राम में है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, और इसका जो शुरुआत में जो तापमान है मैंने कहा कि ये कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बर्तन में मैंने पानी लिया। ठीक है, पानी का मास m किलोग्राम है और इसका शुरुआत में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, यह है कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब मैंने एक इसे बर्नर पर रखकर क्या कर दिया, मैंने इसे गर्म करना शुरू कर दिया। तो मैंने इसे गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने इसे क्या करा, इसे गर्म करना शुरू कर दिया। अब बच्चे होगा क्या, जैसे जैसे पानी को आप गर्म करते रहोगे तो क्या करेगा, पानी का तापमान बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पानी का तापमान इंक्रीज करते करते मैंने कहा ये पहुंच गया है। ठीक है, ये रीच करता है कितना, ये रीच करता है 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहीं से निकल कर आती है हीट। ठीक है, तो यहीं से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस पानी को हमने कितनी उष्मा दी होगी। उष्मा कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसे हम डायरेक्टली मेजर कर सकें, हीट को डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है। हीट को हमेशा जो मेजर हम कर सकते हैं वो हम तापमान के अंतर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी मैंने लिया, अब पानी को अगर मैं हीट नहीं कर रहा हूं तो मैं नहीं बता सकता कि पानी के पास उष्मा कितनी है। ठीक है, हम इस चीज को नहीं बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, अगर इसे हीट करते हैं और हीट करने पर पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 57 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करता है, तब मैं बता सकता हूं कि पानी को हमने कितनी उष्मा दी होगी, क्योंकि यहां पर हम हीट के इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एनर्जी के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट क्या होती है, हीट उष्मा ऊर्जा इंटरेक्शन का एक तरीका है जो तापमान के अंतर के आधार पर होता है। हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो बच्चे अगर हीट उष्मा की अगर हम बात करते हैं तो उष्मा जो डिपेंड करती है यह है जिस सब्सटेंस की हम हीटिंग कर रहे होंगे, जिस मटेरियल जिस पदार्थ की हम हीटिंग कर रहे होंगे उसके मास पर निर्भर करती है। तो हम कहेंगे यहाँ पर हीट क्यू। ठीक है, हीट क्यू। ठीक है, हीट क्यू क्या है, हीट, हीट। ठीक है, और हिंदी में से हम बोलेंगे उष्मा। तो हम क्या बोलेंगे, हीट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, यह है पदार्थ के मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, और डेफिनेशन से हमें क्या मिला, हीट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस dt। ठीक है, dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापमान में अंतर। dt यहाँ पर क्या है, dt यहाँ पर है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो हीट क्यू मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, हीट क्यू टेम्परेचर डिफरेंट यानी कि तापमान में जो अंतर आएगा, ठीक है, तापमान में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है, तापमान में अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है, यहां से अगर इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन कर दें, ये मैंने कहा फर्स्ट रिलेशन, ये हमने कहा सेकंड रिलेशन, तो हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू mc/dt। ठीक है, और ये रिलेशन होता है जिससे हम हीट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, Q इज इक्वल टू
mc/dt, ठीक है। Q जो हीट है, जो Q है, यह किसी पदार्थ के मास पर निर्भर करती है, ठीक है, मास पर निर्भर करती है, यानी कि उसके भार पर निर्भर करेगी, साथ ही साथ टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करती है, ठीक है। और यहां से अगर दोनों रिलेशन को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिला, Q इज इक्वल टू mc/dt, ठीक है। m यानी कि मास उसका भार है, dt टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि तापमान में अंतर है, ठीक है। और अगर C की हम बात करते हैं तो C यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, C यहाँ पर होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, C यहाँ पर होता है स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ताप, ठीक है। सी की अगर हम बात करेंगे तो सी को हिंदी में बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ताप, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ताप, ठीक है। चलिए एक बार यहां तक देखिएगा, फिर थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हीट ऊष्मा जो होती है डायरेक्टली मास पर निर्भर करती है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। इस पानी का जो मास होगा, ठीक है, उससे आप निकाल सकते हो। तापमान में जो अंतर आएगा, जैसे मैंने कहा कि 27 से 57 ये चला गया, ठीक है, तो अंतर कितना हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस। और एक रिलेशन हमें मिलता है Q इज इक्वल टू mc/dt, ठीक है। m यहाँ पर जिस पानी को हम गर्म कर रहे हैं उसका भार होगा, C यहाँ पर होगी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ताप, ठीक है। चलिए यहां तक आ जाओ सभी लोग, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बहुत अच्छे। ठीक है, अब बच्चे देखिएगा ध्यान से, एक रिलेशन हमें मिला है, रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू mc/dt, ठीक है। इस रिलेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया है, चलिए अगर इस रिलेशन की हम बात करते हैं तो इस रिलेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहला, Q जो होती है यह होती है हीट, और हिंदी में से बोलेंगे ऊष्मा, ठीक है। इसकी जनरली यूनिट लेकर हम चलते हैं, ये चलते हैं kg यानी कि किलो जूल में, किलो, ठीक है। किलो आप समझते ही होंगे कितना होता है, 10⁻3, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 10⁻3, ठीक है। चलिए m जो होता है यह होता है मास, ठीक है, और मास को मैं लिख सकता हूँ इसका भार जो होगा, ठीक है। और ये आपका होता है किसमें, किलोग्राम में जनरली लेकर हम चलते हैं, ठीक है। dt की अगर हम बात करेंगे तो dt आपका होता है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, dt होता है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, यानी कि तापमान में अंतर, ठीक है, या मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T1। चलिए अब बच्चे इस चीज को ध्यान से समझिएगा, देखिए मैंने आपसे कहा है कि थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं ये सारी हम लेकर चलते हैं किसमें, केल्विन में, ठीक है। लेकिन अगर अंतर की बात करोगे तो अंतर आप डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप अंतर की बात करोगे और इसकी यूनिट आप डिग्री सेल्सियस में लेते हैं या केल्विन में लेते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है उसका, बच्चे अभी का जो केस है इसमें मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था T1 कितना था, T1 था 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं इसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 27 में 273 मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है।
अगर हम टेम्परेचर T2 की बात करेंगे तो ये आपका गर्म करने पर 57 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो 57 को अगर कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 273 ऐड कर देंगे और ये आपका निकल कर आएगा कैल्विन में, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चे हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया T2 माइनस T1 और मैं इसे लिख सकता हूँ 57 माइनस 27, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैल्विन में अंतर की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा T2 माइनस T1 और ये आपका हो जाएगा 57 प्लस 273, ठीक है, माइनस 27, ठीक है, प्लस 273, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 57 प्लस 273 माइनस 27 माइनस 273, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा 30 केल्विन, ठीक है। तो जब भी आप टेम्परेचर डिफरेंस की बात करोगे तो डिग्री सेल्सियस में लो या डिग्री केल्विन में लो, ज्यादा अंतर उससे नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से मैंने कहा कि मैं जो यूनिट लेकर चलता हूं टेम्परेचर डिफरेंस की डिग्री सेल्सियस लेकर चलता हूं, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या मिला, Q इज इक्वल टू हो गया mc/dt, ठीक है। और यहां से Q किस में है, Q है आपका किलो जूल में, मास आपका किलोग्राम में है, ठीक है। C हमारा स्पेसिफिक हीट है और dt टेम्परेचर डिफरेंस हमने लिया डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ठीक है, C इज इक्वल टू क्या हो गया Q अपॉन m dt, ठीक है, या C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये होती है आपकी स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट, ठीक है। ये होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट यूनिट, ये आपकी हो गई स्पेसिफिक हीट यूनिट, ये आपकी हो गई स्पेसिफिक हीट यूनिट, यानी कि C इज इक्वल टू किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, ये चीजें आपको पेपर के लिए सीधा याद रखनी। C इज इक्वल टू किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर फॉर्मूले की बात करोगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन m dt, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया इसका फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q अपॉन m dt, ठीक है, ये फॉर्मूला। और साथ ही साथ आपको इसकी यूनिट भी याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ताप या विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, स्पेसिफिक हीट या इसे हम क्या बोल रहे हैं, और विशिष्ट ऊष्मा। चलिए, अभी हमें क्या मिला, हमने देखा अभी Q इज इक्वल टू mc/dt, ठीक है। यहां से हमने निकाला C इज इक्वल टू Q अपॉन m dt, और हमने जाना Q होता है आपका किलो जूल में, ठीक है, m आपका किलोग्राम में, ठीक है, और dt आपका किस में है, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और यहीं से निकल कर आती है स्पेसिफिक हीट को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि हम बात करें इकाई द्रव्यमान यानी कि 1 किलोग्राम हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है। इकाई द्रव्यमान यानी कि यूनिट मास जो है, ठीक है, यूनिट मास का टेम्परेचर अगर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से यानी कि यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस से हमें इंक्रीज कराना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हमें जितनी हीट देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। फिर से देखिएगा क्या है, हमें स्पेसिफिक हीट देखनी है क्या होती है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें 1 यूनिट मास जो है, ठीक है, इकाई द्रव्यमान का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री यानी कि इकाई तापमान के अंतर से अगर हमें इंक्रीज कराना है, ठीक है, तो उस केस में जितनी हीट हम दे रहे होंगे, जितनी ऊष्मा हम दे रहे होंगे,
ये क्या होती है, ये होती है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्या है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिटी। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को के तापमान को इकाई से बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 यूनिट मास है, ठीक है, मैंने कहा कि 1 किलोग्राम मास का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अगर हमें इंक्रीज कराना है, उस केस में जितनी हीट हम दे रहे होंगे, जितनी उष्मा हम दे रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। ठीक है, विशिष्ट उष्मा किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान यानी कि यूनिट मास, ठीक है, यूनिट मास का तापमान अगर यूनिट से इंक्रीज करना है, 1 यूनिट से इंक्रीज करना है, उस केस में जितनी हीट हम दे रहे होंगे, जितनी उष्मा हम दे रहे होंगे, ये होती है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक हीट याद रखनी है। स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा क्या होती है, ठीक है, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट से अगर इंक्रीज कराना है, ठीक है, 1 यूनिट से अगर इंक्रीज कराना है, उसके लिए जितनी हीट हम दे रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं विशिष्ट हीट, विशिष्ट उष्मा। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक हीट। ठीक है, चलिए अब इसमें एक टर्म आता है एमसी, ये भी आपको याद रखना है। एमसी भी कभी कभी पूछ लेता है कि एमसी क्या होता है। तो बच्चे हमारा जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है ये क्या है, Q इज इक्वल टू एम सी डी टी। ठीक है, एम और सी मास का और हीट कैपेसिटी का, ठीक है, मास का और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता। ठीक है, एम यहाँ पर क्या है, मास, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, और सी यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। Q इज इक्वल टू एम सी डी टी, और m इंटू सी क्या होती है, हीट कैपेसिटी यानी कि उष्माधारिता। mc आपकी होती है हीट कैपेसिटी, उष्माधारिता, या हिंदी में इसे कभी कभी लिख देता है ताप क्षमता। ठीक है, ताप क्षमता। चलिए, तो ये सारी चीजें बच्चे आपको याद रखनी है। ये हो गई आपकी स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। एक बार यहां तक देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बच्चे हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, ठोस और द्रव्य के लिए, ठीक है, द्रव्य या तरल आप कह सकते हो। ठीक है, तरल के लिए विशिष्ट स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, ठोस और द्रव्य यानी कि तरल के लिए विशिष्ट उष्मा। ठीक है, चलिए तो बच्चे अगर हम ठोस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं और लिक्विड्स की बात हम करते हैं, तो उनके लिए, ठीक है, इन पदार्थों के लिए, इन सब्सटेंस के लिए, ठीक है,
जो सी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, सी की सिर्फ एक वैल्यू होती है, ठीक है, सी की सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे सिर्फ सी, ठीक है, ठोस के लिए और आपका जो लिक्विड्स होते हैं इनके लिए जो वैल्यू होती है सी की यानी कि स्पेसिफिक हीट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 2 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, या ठीक है केल्विन और डिग्री सेल्सियस यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ठोस के लिए, ठीक है, और अगर किसी लिक्विड की हम बात करेंगे तो उसके लिए भी एक वैल्यू होगी। मान लिया मैंने कहा लिक्विड के लिए कितनी है, किसी ठोस के लिए यानी कि सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए 1 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम किसी ठोस की बात करते हैं, ठीक है, किसी सॉलिड की बात करते हैं और लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रैक्टिकल डेटा हमारे पास है, ठीक है, तो विशिष्ट ताप यानी कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, वैल्यूज सारी इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर के लिए याद रखनी है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर के लिए सीधी क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए एक बार वैल्यूज सारी देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज होती हैं ये एक ही वैल्यू होती हैं, लेकिन गैस की कहानी यहाँ पर थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। पहले एक बार ये वैल्यू देखो फिर मैं आपको बताता हूँ कि गैस की कहानी यहाँ पर क्या रहेगी। चलिए तो बच्चे यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल लिखा गया है यह है पानी के लिए है, ठीक है, और पानी क्या है, ठीक है, पानी लिक्विड है, एक तरल है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होती है पानी की स्पेसिफिक हीट की एक ही वैल्यू होती है, ठीक है, 4.186 या 4.2 कैलकुलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। एल्कोहल जो होते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है 2.5। कैरोसिन की अगर बात करोगे, मिट्टी के तेल की अगर बात करोगे तो इसकी भी एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। मिट्टी के तेल की जो होती है ये क्या होती है 2.118 और यूनिट क्या है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। इसी तरह आइस की जो होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम की होती है, अर्थ की, ठीक है, जो मिट्टी है, जो जमीन है, जो सैंड है, इसकी जो होती है 0.84। ग्लास जो होता है, ठीक है, कांच जो होता है आपका, ठीक है, तो ग्लास की जो होती है, आयरन की जो होती है, कॉपर की इतनी होती है, ठीक है। और 1 कैलोरी जो होता है ये आपका 4.184 जूल यानी कि 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि जितने भी लिक्विड हैं और जितने भी जो ठोस हैं इनकी सी की वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड होते हैं और जो लिक्विड होते हैं इनकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक ही होती है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है। अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस की कहानी थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यूज होती हैं ये आपकी दो होती हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो अभी हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट फॉर गैस, ठीक है। गैस के लिए, गैस के लिए विशिष्ट, गैस के लिए विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट फॉर गैस। चलिए ठीक है तो बच्चे मैंने आपको भी बताया कि अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के लिए ये
एक ही वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर चलूंगा आपका एयर का, ठीक है। गैस में भी मैं एयर की एग्जांपल लेकर चलता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। एयर यानी कि आपकी जो हवा होती है, हवा का एग्जांपल हम लोग लेकर चलेंगे। चलिए, तो बच्चे गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है ये एक होती है सीपी, ठीक है। ये सभी ने सुना होगा और सभी को पता भी होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। और एक होती है सीवी, ठीक है। तो सीपी जो होती है ये क्या होती है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी बच्चे जो होती है ये होती है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्या मैंने आपसे कहा कि अगर हम गैस की बात करते हैं, गैस में एक एग्जांपल मैंने लिया हवा का, ठीक है। तो हवा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यू होती हैं, एक हम बोलते हैं सीपी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक हम बोलते हैं सीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हिंदी में इनकी बात करेंगे तो स्थिर दाब प्रक्रम पर विशिष्ट उष्मा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्थिर स्थिर दाब प्रक्रम पर विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। और ये आपका क्या हो जाएगा, स्थिर दाब प्रक्रम पर, दाब नहीं आयतन, वॉल्यूम यानी कि आयतन। चलिए, तो ये हो जाती हैं यहाँ पर दो बातें, ठीक है। एक आपकी होती है सीपी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक आपकी होती है सीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। अगर हिंदी में कहेंगे तो स्थिर दाब प्रक्रम पर विशिष्ट उष्मा, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे स्थिर आयतन प्रक्रम पर विशिष्ट उष्मा, ठीक है। अगर बच्चे एयर की हम बात करें, हवा की बात करें, ठीक है, तो जो सीपी होती है, ठीक है, ये वैल्यू होती है 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। और बच्चे अगर हम बात करते हैं सीवी की, तो ये वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। सीपी और सीवी की वैल्यू एयर के लिए दोनों डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। और ये भी याद रखिएगा कि सीपी की जो वैल्यू होती है यह हमेशा क्या होगी, सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ी होती है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है कि सीपी की जो वैल्यू होती है यह सीपी की वैल्यू हमेशा सीवी से बड़ी होती है, ठीक है। पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं क्या, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है। सीपी जो होगा यह हमेशा सीवी से बड़ा होता है, ठीक है। सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर दाब प्रक्रम पर विशिष्ट उष्मा, स्थिर आयतन प्रक्रम पर विशिष्ट उष्मा। एयर की अगर हम बात करेंगे तो सीपी की वैल्यू 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, और अगर सीवी की हम बात करते हैं तो ये हो जाती है 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है। चलिए, और सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है। थीटा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखिएगा। अगर एयर की हम बात करेंगे, हवा की हम बात करेंगे, ठीक है, एयर के लिए यानी कि हवा के लिए सीपी आपको याद रखना है, ये क्या हो गया 1.005 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। केल्विन में ले डिग्री सेल्सियस में ले फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर की हम बात करते हैं यहाँ पर 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। चलिए, यहाँ तक एक बार सभी लोग आ जाओ, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें।
ठीक है। अर्थ, सैंड, ग्लास, आयरन, एल्यूमिनियम, अगर ये सब आप बात करोगे तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ठोस है। ये सभी ठोस यानी कि सॉलिड्स है। और ये ऊपर क्या है, तरल है। ठीक है, ये क्या है, तरल यानी कि लिक्विड। अगर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी यहां लिख देता हूं मैं आपको। 1 कैलोरी, एक कैलोरी, एक कैलोरी इज इक्वल टू कितना है, 4.184 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ठीक है, चलिए यहां तक सभी लोग आ जाओ एक बार। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंसिबल हीट की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चे, नेक्स्ट बच्चे हमें जो बात करनी है, ये हमें बात करनी है सेंसिबल हीट की यानी कि संवेद उष्मा की। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट बच्चे हमें यहाँ पर जो बात करनी है ये क्या है, सेंसिबल हीट यानी कि संवेद उष्मा। ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है संवेद, संवेद उष्मा, संवेद उष्मा, या ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा सेंसिबल, सेंसिबल उष्मा। सेंसिबल हीट हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में भी जो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे ये आपको संवेद उष्मा, या आपको क्या मिल सकता है, ये आपको मिल सकता है सेंसिबल उष्मा। ठीक है, दोनों ही वर्ड सबसे ज्यादा हिंदी के लिए भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे सेंसिबल हीटिंग होती क्या है इसे समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स एक बार पहले देख लेते हैं। क्या इसमें, इसमें केवल, इसमें इसमें केवल तापमान में परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था में, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। इंग्लिश में लिख लेते हैं, ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग, ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग there is only change in temperature। ठीक है, there will be, there will be no change in phase। चलिए, इसका मतलब बच्चे है क्या,
अगर हम फेज की बात करते हैं, अगर हम ठीक है अवस्था की बात करते हैं, तो कोई भी सब्सटेंस जो हो सकता है यह 3 अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगर आप फेज समझते होंगे, ठीक है, अगर आप अवस्था समझते होंगे, ठीक है, तो जो फेज होते हैं, जो अवस्था होती हैं जनरली जो हम बात करते हैं, ठीक है, फेज यानी कि अवस्था की जो हम बात करते हैं, ये 3 अवस्थाओं की हम बात करते हैं। कौन कौन सा होता है? एक हमारा होता है सॉलिड, ठीक है, एक आपका होता है लिक्विड, ठीक है, और एक आपका होता है गैस। ठीक है, 3 अवस्थाओं यानी कि 3 फेजेस की आप बात करते हो। ये आपका हो गया ठोस, ठीक है, ये आपका हो गया तरल, और ये आपका हो गया गैस। ठीक है, 3 अवस्थाओं की आप बात करते हो। फेज चेंज होने का मतलब होता है, अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब होता है, ठीक है, अगर सॉलिड से लिक्विड की हम बात करते हैं, लिक्विड से गैस, या एक आपका जो फेज है उससे दूसरे फेज में अगर सब्सटेंस जाता है, तो इसे हम बोलते हैं चेंज इन फेज, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो बच्चे अगर सेंसिबल हीटिंग की हम बात करते हैं, सेंसिबल हीट में या सेंसिबल हीटिंग में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, हमारे पास जो सब्सटेंस होगा, हमारे पास जो पदार्थ होता है, इसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या मैंने आपसे कहा कि अगर सेंसिबल हीट की हम बात करते हैं, सेंसिबल हीटिंग की हम बात करते हैं, तो पदार्थ का जो टेम्परेचर होगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज होता है, उसकी अवस्था यानी कि फेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले सकता हूं। ठीक है, क्या ये आपका जो होता है, ठीक है, पानी को उबालने की हम बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के द्वारा इस चीज को समझते हैं कि ये है क्या। चलिए, चलिए, तो सेंसिबल हीट को समझने के लिए, ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने एक बर्तन लिया इस तरह से, ठीक है, और इस बर्तन को हम क्या करेंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे। और बर्तन में हमने क्या ले लिया, बर्तन में हमने पानी भर लिया इस तरह से, बर्तन में हमने क्या किया, पानी भर लिया, इसमें हमने वाटर भर, ठीक है। स्टार्टिंग में जो तापमान था मैंने कहा ये था 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो बच्चे सेंसिबल हीट को समझने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, सेंसिबल हीट को समझने के लिए एक बर्तन में हमने पानी लिया। ठीक है, पानी जो था शुरुआत में यह 27 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, इसका जो तापमान था 27 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, एक बर्नर की हेल्प से हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, एक बर्नर हमने लिया, बर्नर से या गैस से हमने इसे गर्म करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो पानी का तापमान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि 27 से 30 जाएगा। ठीक है, फिर 40, फिर 50, फिर 60, इस तरह से तापमान बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अगर 27 से, ठीक है, पानी का तापमान 27 से बढ़ेगा और यह लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस हीटिंग को हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, जहां पर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है, ठीक है, लेकिन यह कैसा रहेगा, यह पानी रहेगा, यह तरल अवस्था में रहेगा। तो पानी को हमने 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। ठीक है, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, तो जहां पर तापमान में परिवर्तन होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, इसे बोला जाता है सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, चलिए, फिर बच्चे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, सभी को पता है। ठीक है, कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद जो पानी होता है, पानी उबलने लगेगा। ठीक है, पानी उबलने लगता है। ठीक है,
जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर हम जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद जो पानी होगा यह उबलने लगेगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद पानी उबलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पानी का तापमान नहीं इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पर पानी का तापमान इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। इस पर जाने के बाद जो पानी होगा इसका तापमान इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। और यह और यह और यह भाप में बदलने लगेगा, और यह भाप में बदलने लगेगा। मतलब क्या है? एट दिस टेम्परेचर there will be no change in temperature, water starts boiling, यानी कि वेपोराइजेशन होने लगेगा, ठीक है। वेपोराइजेशन होने लगेगा, ठीक है। और वेपोराइजेशन क्या होता है? फेज चेंज, ठीक है। फेज चेंज यहाँ पर होने लगेगा, यानी कि पानी की जो अवस्था है ये बदलने लगेगी, ठीक है। तो बच्चे क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का जो ये गैप है पूरा, इसमें हम बात करते हैं सेंसिबल हीट की, यानी कि यहाँ पर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके फेज में, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, पानी तरल अवस्था में रहेगा। जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद पानी उबलना शुरू करने लगता है, ठीक है। पानी उबलने लगेगा, यहाँ पर वेपराइजेशन की हम बात करेंगे, वाष्पीकरण होगा, ठीक है। पानी भाप में बदलने लगेगा, लेकिन यहाँ पर तापमान नहीं बदलता है, तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइम पर जो हीटिंग हो रही होती है इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी उबलने लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पर हम बात करते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा की, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर हम किसकी बात करते हैं? यहाँ पर हम बात करते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा की, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा की, ठीक है। तो एक बार फिर से सारा बनाकर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए, तो बच्चे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। पानी हमने लिया 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और पानी को हमने क्या कर दिया? पानी को हमने गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है। और हम गए 100 डिग्री सेल्सियस। तो 27 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेगा? सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, फेज में चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ओनली चेंज इन टेम्परेचर, नो फेज चेंज, ठीक है। तापमान बढ़ेगा, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस तापमान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और फेज में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इसे बोला जाता है सेंसिबल हीट, ठीक है। इसे बोला जाता है सेंसिबल हीट, ठीक है, यानी कि संवेद ऊष्मा। चलिए, तो फिर बच्चे अगर इसके बाद की हम बात करेंगे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर क्या होगा? फिर यहां से क्या होगा? भाप बनना शुरू करेगी, ठीक है, यानी कि वेपोराइजेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। इससे ऊपर हम वेपोराइजेशन की हम बात करेंगे, यानी कि भाप बनना शुरू कर देगी। और टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी कि जब तक पानी सारा का सारा भाप में नहीं बदल जाएगा तब तक जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा, ये यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया मैंने कहा कि मेरे पास
mkg पानी है, ठीक है, यह लिक्विड में है, ठीक है, यहाँ पर भी mkg लिक्विड में होगा। और ये जब तक ये mkg सारा का सारा वेपर में नहीं बदल जाएगा तब तक इसका तापमान इंक्रीज नहीं करेगा, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फेज चेंज होगा, ठीक है, यहाँ पर फेज चेंज होगा, ठीक है, फेज चेंजेस यानी कि जो उसकी अवस्था है ये बदलेगी, ठीक है। क्या होगा, पानी यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्म में था, जो तरल अवस्था में था, यहाँ पर किस में बदल जाएगा, यहाँ पर गैस की फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये गैस की फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट हम दे रहे होंगे इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा, ठीक है, इसे बोला जाता है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा, ठीक है, इसे बोला जाता है लेटेंट हीट यानी कि गुप्त उष्मा। और पानी यहाँ पर तरल से गैस में बदल रहा है, ठीक है, यानी कि पानी जो है ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अगर इसके लिए करेक्ट वर्ड की हम बात करेंगे तो ये वर्ड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से बच्चे जो लेटेंट हीट होती है, जो गुप्त उष्मा हमारी होती है, ठीक है, तो गुप्त उष्मा को निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है Q इज इक्वल टू M/L, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि संलयन की गुप्त उष्मा, ठीक है, फॉर वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है 333 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और अगर हम बात करें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन की गुप्त उष्मा की, अगर पानी की हम बात करते हैं तो ये आपकी होती है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। चलिए, तो एक बार ये सारी चीजें फिर से बनाकर हम देख लेते हैं, ठीक है, पानी के लिए पूरा बनाकर देख लेते हैं। चलिए चलिए ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मेरे पास बर्फ है, ठीक है, आइस मेरे पास है, और बर्फ जो है ये है -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बर्फ हमने ली और जो बर्फ है यह एक तापमान पर है -30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो -30 से हम जाएंगे कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, फिर 0 से 0 पर ही रहेंगे, ठीक है, फिर हम गए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर 100 से 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, बर्फ थी हमारे पास, आइस थी, ठीक है, और इस बर्फ का तापमान कितना है, जो बर्फ है इसका टेम्परेचर कितना है -30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है, जो बर्फ है इसे गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा, इसका तापमान बढ़ेगा, तो -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बच्चे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ पर जो हीट होती है ये होती है सेंसिबल हीट, ठीक है, यहाँ पर जो हीट होती है ये होती है सेंसिबल हीट। और इसे निकालने का जो फॉर्मूला लगता है ये क्या होता है Q इज इक्वल टू mc/dt, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर तापमान इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हीटिंग होगी सेंसिबल हीट होती है, ठीक है। और इसे निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है Q इज इक्वल टू mc/dt, ठीक है। फिर बच्चे क्या होगा, जैसे ही बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बर्फ है,
0 डिग्री सेल्सियस पर, ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जब तक यह आइस 0 डिग्री सेल्सियस के पानी यानी कि वाटर में नहीं बदल जाएगी तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस कन्वर्ट होगी किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। ठीक है, जहां पर फेज चेंज होता है वहां पर हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। ठीक है, चलिए बच्चे, इसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी आ गया, इसे हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे और इस पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। ठीक है, तो इसके तापमान में इंक्रीमेंट होगा, यह तापमान बढ़ेगा, और यहाँ पर जो हीट होती है इसे हम बोलते हैं क्या, सेंसिबल हीट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो यहाँ पर क्या होगा, यह पानी होगा। ठीक है, यह पानी होगा। ठीक है, फॉर्म कैसी है, ये कैसी है, लिक्विड, ये भी कैसी है, लिक्विड। अगर हम बर्फ की बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, सॉलिड, यहाँ पर ये क्या है, सॉलिड। ठीक है, फिर बच्चे फिर वही कहानी, यहाँ पर हम बात करेंगे लेटेंट हीट की, यानी कि इसका फेज चेंज होगा और हमें क्या मिलेगी, 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे फेज चेंज की। ठीक है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, बहुत बार आपको बता चुका हूं, कोशिश करो कि वर्ड आपको याद रहें। ठीक है, ठीक है, और गुप्त ऊष्मा की जब हम बात करते हैं तो फेज चेंज होता है। ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर यानी कि भाप में। तो बच्चे ये कुछ कुछ कहानी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी जब मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको इस पर कराऊंगा, ठीक है, तो और भी कहानी आपको क्लियर होगी। तो आपको क्या करना है कि एक बार यहां तक सारी चीजें रिवाइज करनी है। ठीक है, दो वैल्यूज आपको याद रखनी है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यानी कि जब फ्यूजन होता है, जब संलयन होता है, उस टाइम पर लेटेंट हीट कितनी होती है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भाप बनती है उस टाइम पर लेटेंट हीट कितनी होती है, ये आपको याद रखना है, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, किलोग्राम, केल्विन नहीं होगा। और लेटेंट हीट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। ठीक है, Q यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पर हीट है यानी कि उष्मा है, Q यहाँ पर हीट यानी कि उष्मा है। अगर M की बात करेंगे तो M यहाँ पर क्या है, मास है। और अगर L की बात करोगे तो L यहाँ पर क्या है, लेटेंट हीट है। L यहाँ पर क्या है, लेटेंट हीट है। चलिए, लेटेंट हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर फिर से अगेन क्या फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू एम सी डी टी। और अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे जाकर इन पर छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनेंगे उनका हम डिस्कशन करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या आज देखा। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले मैंने आपको समझाया हीट, हीट क्या होती है। ठीक है, फिर बच्चे हमने बात की स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट ताप की, ये क्या होता है। ठीक है, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए यह सी की वैल्यू सिर्फ एक ही होती है, लेकिन अगर हम गैस की बात करते हैं, ठीक है, गैस के लिए ये वैल्यूज अलग अलग होती है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको एयर का बताया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सेंसिबल हीट क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू M इंटू एल। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, 333 किलो जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है ये क्या होती है, 2260 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए फिर एक एग्जाम्पल छोटा सा मैंने आपको समझाया कि कहाँ पर हमें सेंसिबल हीट यानी कि Q इक्वल टू MC/DT का फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पर हमें लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू ML का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बच्चे जो बात करेंगे ये सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा यूनिट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, टेम्परेचर की हम बात करेंगे, प्रेशर की हम बात करेंगे, गैस लॉज हम देखेंगे और हीट ट्रांसफर। ठीक है,
तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब इसके बाद हमारा जो आरएसी है, इसका जो पहला चैप्टर है रेफ्रिजरेंट, इसमें हम घुसेंगे और फिर थोड़ा सा स्पीडली हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, बेसिक के साथ जितना जुड़े रहोगे, जितना इससे अटैच रहोगे, जितना बार बार इन पर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आरएसी है, और आरएसी थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट होता है। अगर थर्मोडायनेमिक्स हमें अच्छी समझ में आ गई तो आरएसी भी हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो मुझे बिल्कुल आप बता सकते हो। ठीक है, बाकी आज की कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो आज की कहानी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, और जो बची हुई चीजें उन्हें कवर करते हुए अपने सिलेबस की ओर तेजी से हम लोग चलेंगे। ठीक है, फिर वेरी गुड। इसी तरह मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। वेरी गुड। लगातार देखते रहो वीडियोस को, तभी आपकी क्लैरिटी अच्छी होगी। ठीक है, पुरानी वीडियो कवर करो, और जो लाइव क्लासेस चल रही हैं इन्हें रेगुलर रहो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।